गुड मॉर्निंग 11th क्लास। हम अंतरा भाग 1 की पुस्तक का दूसरा पाठ आज पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का नाम है दोपहर का भोजन। यह कहानी गरीबी से जूझ रहे एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है। इस कहानी में समाज में व्याप्त गरीबी को दिखाया गया है। एक परिवार है मध्यम वर्गीय, किस तरह से वो अपनी गरीबी से जूझ रहा है आपको इस पाठ में नज़र आएगा। पाठ पढ़ना प्रारंभ करते हैं, बाकी की बातें हम पाठ पढ़ते हुए ही करते जाएंगे। सिद्धेश्वरी ने खाना बनाने के बाद चूल्हे को बुझा दिया और दोनों घुटनों के बीच सिर रखकर शायद पैर की उंगलियां या ज़मीन पर चलते चींटे चींटियों को देखने लगी। अचानक उसे मालूम हुआ कि बहुत देर से उसे प्यास लगी है। वह मतवाले की तरह उठी और गगरे से लोटा भर पानी लेकर गट-गट चढ़ा गई। खाली पानी उसके कलेजे में लग गया और वह हाय राम कहकर वहीं ज़मीन पर लेट गई। ऐसा कब होता है? जब बहुत देर से कुछ खाया ना हो और अचानक पानी पी लिया जाए। तो वही दशा सिद्धेश्वरी की हुई है। सिद्धेश्वरी कहानी का एक पात्र आपको मिल गया है। लगभग आधे घंटे तक वहीं उसी तरह पड़ी रहने के बाद उसके जी में जी आया। वह बैठ गई, आँखों को मल मल कर इधर उधर देखा और फिर उसकी दृष्टि ओसारे में अध टूटे खटोले पर सोए अपने 6 वर्षीय लड़के प्रमोद पर जम गई। लड़का नंग धड़ंग पड़ा था। उसके गले तथा छाती की हड्डियां साफ दिखाई देती थीं। उसके हाथ पैर बासी ककड़ियों की तरह सूखे तथा बेजान पड़े थे और उसका पेट हंडिया की तरह फूला हुआ था। उसका मुंह खुला हुआ था और उस पर अनगिनत मक्खियां उड़ रही थीं। वह उठी, बच्चे के मुंह पर अपना एक फटा गंदा ब्लाउज डाल दिया और एक आध मिनट सुन खड़ी रहने के बाद बाहर दरवाजे पर जाकर किवाड़ की आड़ से गली निहारने लगी। 12 बज चुके थे। धूप अत्यंत तेज थी और कभी कभी एक दो व्यक्ति सिर पर तौलिया या गमछा रखे हुए या मजबूती से छाता ताने हुए फुर्ती के साथ लपकते हुए सामने से गुजर जाते। तो आपको यहाँ पर सिद्धेश्वरी दिखी। सिद्धेश्वरी के साथ उनका छोटा बेटा जो 6 साल का है, प्रमोद की शारीरिक दशा बता रही है कि इनके घर में खाने पीने की कितनी सहूलियतें हैं। ठीक है, हाथ पैर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं और पेट फूला हुआ है। ऐसा तभी होता है जब बच्चे को कुपोषण हो। ठीक है, तो कुपोषण आपको साफ नज़र आ रहा है। दस 15 मिनट तक वह उसी तरह खड़ी रही। फिर उसके चेहरे पर व्यग्रता फैल गई और उसने आसमान तथा कड़ी धूप की ओर चिंता से देखा। 1-2 क्षण बाद जब उसने सिर को किवाड़ से काफ़ी आगे बढ़कर गली के छोर की तरफ निहारा तो उसका बड़ा लड़का रामचंद्र धीरे धीरे घर की ओर सरकता नजर आया। बड़ा बेटे का नाम है रामचंद्र और सबसे छोटे का प्रमोद, याद रखेंगे। उसने फुर्ती से एक लोटा पानी ओसारे की चौकी के पास नीचे रख दिया और चौके में जाकर खाने के स्थान को जल्दी जल्दी पानी से लीपने पोतने लगी। वहाँ पीढ़ा रखकर उसने सिर को दरवाजे की ओर घुमाया ही था कि रामचंद्र ने अंदर कदम रखा। रामचंद्र आकर धम से चौकी पर बैठ गया और फिर वहीं बेजान सा लेट गया। उसका मुंह लाल तथा चढ़ा हुआ था। उसके बाल अस्त व्यस्त थे और उसके फटे पुराने जूतों पर गर्द जमी हुई थी। सिद्धेश्वरी की पहले हिम्मत नहीं हुई कि उसके पास जाए और वह वहीं से भयभीत हिरनी की भांति सिर उचका घुमाकर बेटे को व्यग्रता से निहारती रही। किंतु लगभग 10 मिनट बीतने के पश्चात भी जब रामचंद्र नहीं उठा तो वह घबरा गई। पास जाकर पुकारा, बड़कू बड़कू, लेकिन उसके कुछ उत्तर न देने पर डर गई और लड़के की नाक के पास हाथ रख दिया। सांस ठीक से चल रही थी। फिर सिर पर हाथ रख कर देखा, बुखार नहीं था। हाथ के स्पर्श से रामचंद्र ने आंखें खोली। पहले उसने माँ की ओर सुस्त नज़रों से देखा, फिर झट से उठ बैठा। जूते निकालने और नीचे रखे लोटे के जल से हाथ पैर धोने के बाद वह यंत्र की तरह चौकी पर आकर बैठ गया।
यानी यंत्र की तरह हम कब काम करते हैं, यानी जब हम जानते हैं कि यह काम नियत है, अभी उसका ये काम नियत है कि रोज़ आना है इस तरह से 12 बजे और आकर के भोजन की थाली के आगे बैठ जाना है, खाना खाने के लिए चौके पे बैठना है। सिद्धेश्वरी ने डरते डरते पूछा, खाना तैयार है, यही लाऊं क्या? रामचंद्र ने उठते हुए प्रश्न किया, बाबूजी खा चुके? सिद्धेश्वरी ने चौके की ओर भागते हुए उत्तर दिया, आते ही होंगे। रामचंद्र पीढ़े पर बैठ गया। उसकी उम्र लगभग 21 वर्ष थी। लंबा, दुबला पतला, गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें तथा होठों पर झुर्रियां। वह एक स्थानीय दैनिक समाचार पत्र के दफ्तर में अपनी तबीयत से प्रूफ रीडरी का काम सीखता था। पिछले साल ही उसने इंटर पास किया था। अपनी तबीयत से मतलब अपनी मर्जी से, ठीक है बेटा। सिद्धेश्वरी ने खाने की थाली लाकर सामने रख दी और पास ही बैठकर पंखा करने लगी। रामचंद्र ने खाने की ओर दार्शनिक की भांति देखा। कुल 2 रोटियां, भर कटोरा पनियाई दाल और चने की तली तरकारी। ठीक है, 2 रोटियां हैं, कटोरा भर के पानी की दाल है, यानी कि दाल तो है लेकिन पानी ज़्यादा भरा हुआ है, और चने की तली हुई तरकारी है, तली हुई सब्जी है। रामचंद्र ने रोटी के प्रथम टुकड़े को निगलते हुए पूछा, मोहन कहाँ है? बड़ी कड़ी धूप हो रही है। निगलते हुए, ये नहीं कहा है लेखक ने कि खाना खा रहा है, ये कहा खाना निगल रहा है। और अब वो अपने तीसरे भाई के बारे में पूछ रहा है, यानी मोहन। मोहन सिद्धेश्वरी का मंझला लड़का था। उसकी उम्र 18 वर्ष थी और वह इस साल हाई स्कूल का प्राइवेट इम्तिहान देने की तैयारी कर रहा था। वह नामालूम कब से घर से गायब था और सिद्धेश्वरी को स्वयं पता नहीं था कि वह कहाँ गया है। सिद्धेश्वरी को ही नहीं पता कि बेटा कहाँ गया है मोहन। किंतु सच बोलने की उसकी तबीयत नहीं हुई और उसने झूठ मूठ कहा, किसी लड़के के यहाँ पढ़ने गया है, आता ही होगा। दिमाग उसका बड़ा तेज है और उसकी तबीयत 24 घंटे पढ़ने में ही लगी रहती है, हमेशा उसी की बात रहता है। रामचंद्र ने कुछ नहीं कहा। एक टुकड़ा मुंह में रखकर भरा ग्लास पानी पी गया, फिर खाने में लग गया। वह काफ़ी छोटे छोटे टुकड़े तोड़कर उन्हें धीरे धीरे चबा रहा था। क्यों करते हैं ऐसा? छोटे छोटे टुकड़े तोड़कर और धीरे धीरे किस लिए चबाया जाता है? ताकि आपको जो भी भूख लगी है वह धीरे धीरे शांत हो। एकदम से खाना खा लेंगे तो मस्तिष्क बता देगा ना कि खाने से पेट नहीं भरा है, तो बहुत धीरे धीरे, इसे डाइटिशियंस भी कहते हैं कि बहुत धीरे धीरे छोटे छोटे ग्रास करके खाते हैं, तो काफ़ी देर तक आपका खाना, मस्तिष्क जो है वो आप देर तक खाने से मस्तिष्क कह देता है कि ठीक है पेट भर चुका है। 15 मिनट बाद मस्तिष्क आपको कह देता है कि आपको सिग्नल्स मिल जाते हैं कि पेट भर गया है, हालांकि आपने कम खाया होता है। तो यहाँ पर वही हो रहा है। रामचंद्र जानता है घर की हालत, 2 रोटी, 1 कटोरी पनियाई दाल और चने की तली तरकारी, यही उसके हिस्से का खाना है और इसी से उसको अपना पेट भरना है, चाहे कितनी ही भूख क्यों ना लगी हो। तो पानी पी पी कर वो साथ साथ खाना खा रहा है। सिद्धेश्वरी भय तथा आतंक से अपने बेटे को एकटक निहार रही थी। कुछ क्षण बीतने के बाद डरते डरते उसने पूछा, वहाँ कुछ हुआ क्या? रामचंद्र ने अपनी बड़ी बड़ी भावहीन आंखों से अपनी माँ को देखा, फिर नीचा सिर करके कुछ रुखाई से बोला, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। सिद्धेश्वरी चुप रही। धूप और तेज हो गई थी। छोटे आंगन के ऊपर आसमान में बादल के 1-2 टुकड़े पाल की नावों की तरह तैर रहे थे। बाहर की गली से गुजरते हुए खिड़कियाँ इक्के की आवाज़ आ रही थी, खड़खड़िया इक्के की आवाज़ आ रही थी और खटोले पर सोए बालक की सांस का खर खर शब्द सुनाई दे रहा था। रामचंद्र ने अचानक चुप्पी को भंग करते हुए पूछा, प्रमोद खा चुका? सिद्धेश्वरी ने प्रमोद की ओर देखते हुए उदास स्वर में उत्तर दिया, हाँ खा चुका। रोया तो नहीं था? सिद्धेश्वरी फिर झूठ बोल गई। आज तो सचमुच नहीं रोया, वह बड़ा ही होशियार हो गया है। कहता था बड़का भैया के यहाँ जाऊंगा, ऐसा लड़का। पर वह आगे कुछ न बोल सकी, जैसे उसके गले में कुछ अटक गया। कल प्रमोद ने रेवड़ी खाने की जिद पकड़ ली थी और उसके लिए 1.5 घंटे तक रोने के बाद सोया था। देखिए कितनी विपन्नता है इस परिवार के अंदर कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए बच्चे कैसे रो रहे हैं, कितना अभाव देख रहे हैं। रामचंद्र ने कुछ आश्चर्य के साथ अपनी माँ की ओर देखा और फिर सर नीचा करके कुछ तेजी से खाने लगा।
थाली में जब रोटी का केवल एक टुकड़ा शेष रह गया तो सिद्धेश्वरी ने उठने का उपक्रम करते हुए प्रश्न किया, एक रोटी और लाती हूँ। उपक्रम करते हुए मतलब कि उठने का नाटक सा करते हुए। रामचंद्र हाथ से मना करते हुए हड़बड़ाकर बोल पड़ा, नहीं नहीं, जरा भी नहीं, मेरा पेट पहले ही भर चुका है, मैं तो यह भी छोड़ने वाला हूँ, बस अब नहीं। सिद्धेश्वरी ने जिद की, अच्छा आधी ही सही। रामचंद्र बिगड़ उठा, अधिक खिलाकर बीमार डालने की तबीयत है क्या? तुम लोग जरा भी नहीं सोचते हो, बस अपनी जिद। भूख रहती तो क्या ले नहीं लेता? सिद्धेश्वरी जहाँ की तहाँ बैठी ही रह गई। रामचंद्र ने थाली में बचे टुकड़े से हाथ खींच लिया और लोटे की ओर देखते हुए कहा, माँ पानी लाओ। सिद्धेश्वरी लोटा लेकर पानी लेने चली गई। रामचंद्र ने कटोरे को उंगलियों से बजाया, फिर हाथ को थाल में रख दिया। एक दो क्षण बाद रोटी के टुकड़े को धीरे से हाथ से उठाकर आंख से निहारा और अंत में इधर उधर देखने के बाद टुकड़े को मुंह में इस सरलता से रख लिया जैसे वह भोजन का ग्रास न होकर पान का बीड़ा हो। मंझला लड़का मोहन आते ही हाथ पैर धोकर पीढ़े पर बैठ गया। वह कुछ सांवला था और उसकी आंखें छोटी थीं। उसके चेहरे पर चेचक के दाग थे। वह अपने भाई ही की तरह दुबला पतला था, किंतु उतना लंबा न था। वह उम्र की अपेक्षा कहीं अधिक गंभीर और उदास दिखाई पड़ रहा था। सिद्धेश्वरी ने उसके सामने थाली रखते हुए प्रश्न किया, कहाँ रह गए थे बेटा? भैया पूछ रहा था। मोहन ने रोटी के एक बड़े ग्रास को निगलने की कोशिश करते हुए अस्वाभाविक मोटे स्वर में जवाब दिया, कहीं तो नहीं गया था, यहीं पर था। सिद्धेश्वरी वहीं बैठकर पंखा डुलाती हुई इस तरह बोली जैसे स्वप्न में बड़बड़ा रही हो। चुपचाप अपने आप बोलने लगी। बड़का तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहा था, कह रहा था मोहन बड़ा दिमागी होगा, उसकी तबीयत 24 घंटे पढ़ने में ही लगी रहती है। यह कहकर उसने अपने मंझले लड़के की ओर इस तरह देखा जैसे उसने कोई चोरी की हो। मोहन अपनी माँ की ओर देखकर फीकी हंसी हंस पड़ा और फिर खाने में जुट गया। वह परोसी गई 2 रोटियों में से एक रोटी, कटोरे की 3/4 दाल तथा अधिकांश तरकारी साफ कर चुका था। सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। इन दोनों लड़कों से उसे बहुत डर लगता था। अचानक उसकी आंखें भर आईं। वह दूसरी ओर देखने लगी। थोड़ी देर बाद उसने मोहन की ओर मुंह फेरा तो लड़का लगभग खाना समाप्त कर चुका था। सिद्धेश्वरी ने चौंकते हुए पूछा, एक रोटी देती हूँ। मोहन ने रसोई की ओर रहस्यमय नेत्रों से देखा, फिर सुस्त स्वर में बोला, नहीं। सिद्धेश्वरी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं बेटा, मेरी कसम, थोड़ी ही ले लो, तुम्हारे भैया ने एक रोटी ली थी। मोहन ने अपनी माँ की ओर को गौर से देखा, फिर धीरे धीरे इस तरह उत्तर दिया जैसे कोई शिक्षक अपने शिष्य को समझाता है, नहीं रे, बस अव्वल तो अब भूख नहीं, फिर रोटियां तूने ऐसी बनाई हैं कि खाई नहीं जाती, न मालूम कैसी लग रही हैं। खैर अगर तू चाहती ही है तो कटोरे में थोड़ी दाल दे दे, दाल बड़ी अच्छी बनी है। सिद्धेश्वरी से कुछ कहते न बना और उसने कटोरे को दाल से भर दिया। मोहन कटोरे को मुंह से लगाकर सुड़ पी ही रहा था कि मुंशी चंद्रिका प्रसाद जूतों को खस खस घसीटते हुए आए और राम का नाम लेकर चौकी पर बैठ गए। यानी अब सिद्धेश्वरी का पति आया है। आपने अभी देखा, रामचंद्र ने खाना खाया, मोहन ने खाना खाया। दोनों जानते हैं कि कितना अभाव है। सिद्धेश्वरी फिर भी उनसे पूछ रही है, और लोगे क्या? लेकिन वो दोनों किस तरीके से मना कर रहे हैं। हर कोई जानता है कि घर में अभाव है, लेकिन आप देखिए कोई बोल नहीं रहा है। कोई भी ये नहीं कह रहा कि अरे रोटी तो है ही नहीं, अरे दाल तो कैसी पानी जैसी है। नहीं, कोई पात्र आपको ये सब कहता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और सिद्धेश्वरी वो आपको दिख रही है। दोनों पात्रों से उसने अभी तक आपको झूठी बोलते हुए देखा है, आपने उसे, कि दोनों पात्रों से झूठी बोल रही है। वो एक सेतु का काम कर रही है, सबको जोड़े रखने के लिए। परिवार के लोग आपस में एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे हैं। अभाव की ऐसी स्थिति है कि इस अभाव ने, इस गरीबी ने उन सभी के बीच में एक दीवार खड़ी कर दी है, जिस कारण वे लोग आपस में बात ही नहीं कर पा रहे हैं। तो सिद्धेश्वरी एक सेतु बनी हुई है जो इन सबको जोड़े हुए है। और अब उनके पति जो हैं मुंशी चंद्रिका प्रसाद जी, वे घर आ गए हैं। सिद्धेश्वरी ने माथे पर साड़ी को कुछ नीचे खिसका लिया और मोहन दाल को एक सांस में पीकर तथा पानी के लोटे को हाथ में लेकर तेजी से बाहर चला गया। अपने पिता से बात भी नहीं करी है उसने। ठीक है, आप देख रहे हैं कोई पात्र आपस में बात नहीं कर रहा है, सिर्फ सिद्धेश्वरी बोल रही हैं। सिद्धेश्वरी इन सबके बीच में एक सेतु बनी हुई है।
2 रोटियां, कटोरा भर दाल और चने की तली तरकारी। मुंशी चंद्रिका प्रसाद पीढ़े पर पालथी मारकर बैठे रोटी के एक एक ग्रास को इस तरह चुबा रहे थे जैसे बूढ़ी गाय जुगाली करती है। मतलब बहुत धीरे धीरे चबाकर खा रहे थे। उनकी उम्र 45 वर्ष के लगभग थी, किंतु 50-55 के लगते थे। शरीर का चमड़ा झूलने लगा था। गंजी खोपड़ी आईने की भांति चमक रही थी। गंदी धोती के ऊपर अपेक्षाकृत कुछ साफ बनियान तार तार लटक रही थी। मुंशी जी ने कटोरे को हाथ में लेकर दाल को थोड़ा सुड़कते हुए पूछा, बड़का दिखाई नहीं दे रहा? सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आ रहा था कि उसके दिल में क्या हो गया है। जैसे कुछ काट रहा हो, पंखे को जरा और जोर से घुमाती हुई बोली, अभी अभी खाकर काम पर गया है। कह रहा था कुछ दिनों में नौकरी लग जाएगी। हमेशा बाबूजी बाबूजी किए रहता है। बोला बाबूजी देवता के समान है। मुंशी जी के चेहरे पर कुछ चमक आई। शर्माते हुए पूछा, क्या कहता था कि बाबूजी देवता के समान है? बड़ा पागल है। सिद्धेश्वरी पर जैसे नशा चढ़ गया था। उन्माद की रागिणी की भांति बड़बड़ाने लगी। पागल नहीं है, बड़ा होशियार है। उस जमाने का कोई महात्मा है। मोहन तो उसकी बड़ी इज्जत करता है। आज कह रहा था कि भैया की शहर में बड़ी इज्जत होती है, पढ़ने लिखने वालों में बड़ा आदर होता है, और बड़का तो छोटे भाइयों पर जान देता है। दुनिया में वह सब कुछ सह सकता है, पर यह नहीं देख सकता कि उसके प्रमोद को कुछ हो जाए। मुंशी जी दाल लगे हाथ को चाट रहे थे। उन्होंने सामने की ताक की ओर देखते हुए कुछ हंसकर कहा, बड़का का दिमाग तो खैर काफ़ी तेज है। वैसे लड़कपन में बड़ा नटखट भी था, हमेशा खेल कूद में लगा रहता था। लेकिन यह भी बात थी कि जो सबक मैं उसे याद करने को देता था उसे बर्राक रखता था। असल तो यह है कि तीनों लड़के काफ़ी होशियार हैं। प्रमोद को कम समझती हो? यह कहकर वह अचानक जोर से हंस पड़े। अब आप देख रहे हैं कि मुंशी जी जो हैं और सिद्धेश्वरी, इनकी भी थोड़ी बात ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही है, कि थोड़ी मुस्कुराहटें नज़र आ रही हैं, थोड़ी सी हंसी नज़र आ रही है। सिद्धेश्वरी किस तरीके से झूठ पर झूठ बोलती जा रही है और इन पात्रों के बीच आपसी प्रेम को बढ़ाए जा रही है। मुंशी जी 1.5 रोटी खा चुकने के बाद एक गिलास से युद्ध कर रहे थे। कुछ कठिनाई होने पर एक गिलास पानी चढ़ा गए, फिर खर खर खांस कर खाने लगे। फिर चुप्पी छा गई। दूर से किसी आटे की चक्की की पुक पुक आवाज़ सुनाई दे रही थी और पास के नीम के पेड़ पर बैठा कोई पंडूक लगातार बोल रहा था। सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वह चाहती थी कि सभी चीज़ें ठीक से पूछ ले, सभी चीज़ें ठीक से जान ले और दुनिया की हर चीज़ पर पहले की तरह धड़ल्ले से बात करे, पर उसकी हिम्मत नहीं होती थी। उसके दिल में न जाने कैसा भय समाया हुआ था। अब मुंशी जी इस तरह चुपचाप दुबके हुए खा रहे थे जैसे पिछले 2 दिनों से मौन व्रत धारण कर रखा हो और उसको कहीं जाकर आज शाम को तोड़ने वाले हों। सिद्धेश्वरी से जैसे नहीं रहा गया। बोली, मालूम होता है अब बारिश नहीं होगी। मुंशी जी ने एक क्षण के लिए इधर उधर देखा, फिर निर्विकार स्वर में राय दी, मक्खियाँ बहुत हो गई हैं। आप देखिए, कोई तारतम्य नहीं है इन बातों में। सिद्धेश्वरी ने उत्सुकता प्रकट की। फूफा जी बीमार है, कोई समाचार नहीं आया? मुंशी जी ने चने के दानों की ओर से इस दिलचस्पी से दृष्टिपात किया जैसे उनसे बातचीत करने वाले हों। फिर सूचना दी, गंगा शरण बाबू की लड़की की शादी तय हो गई, लड़का MA पास है। सिद्धेश्वरी हठात चुप हो गई। मुंशी जी भी आगे कुछ नहीं बोले। उनका खाना समाप्त हो गया था और वे थाली में बचे कुचे दानों को बंदर की तरह बीन रहे थे। सिद्धेश्वरी ने पूछा, बड़का की कसम 1 रोटी देती हूँ, अभी बहुत सी हैं। मुंशी जी ने पत्नी की ओर अपराधी के समान तथा रसोई की ओर कनखी से देखा। तत्पश्चात किसी घुटे उस्ताद की भांति बोले, रोटी रहने दो, पेट काफ़ी भर चुका है। अन्न और नमकीन चीज़ों से तबीयत ऊब गई है। तुमने व्यर्थ में कसम धरा दी। खैर, कसम रखने के लिए ले रहा हूँ, गुड़ होगा क्या? सिद्धेश्वरी ने बताया कि हंडिया में थोड़ा सा गुड़ है। मुंशी जी ने उत्साह के साथ कहा, तो थोड़े गुड़ का ठंडा रस बनाओ, पीऊँगा। तुम्हारी कसम भी रह जाएगी, जायका भी बदल जाएगा, साथ ही साथ हाजमा भी दुरुस्त होगा। हाँ, रोटी खाते खाते नाक में दम आ गया है। यह कहकर वे ठहाका मारकर हंस पड़े। मुंशी जी के निपटने के पश्चात सिद्धेश्वरी उनकी झूठी थाली लेकर चौके की ज़मीन पर बैठ गई। बटलोई की दाल को कटोरों में उंडेल दिया, पर वह पूरा भरा नहीं। छिपुले में थोड़ी सी चने की तरकारी बची थी, उसे पास खींच लिया।
रोटियों की थाली को भी उसने पास खींच लिया। उसमें केवल एक रोटी बची थी, मोटी, भद्दी और जली। उस रोटी को वह झूठी थाली में रखने जा रही थी कि अचानक उसका ध्यान ओसारे में सोए प्रमोद की ओर आकर्षित हो गया। उसने लड़के को कुछ देर तक एकटक देखा, फिर रोटी को 2 बराबर टुकड़ों में विभाजित कर दिया। एक टुकड़े को तो अलग रख दिया और दूसरे टुकड़े को अपनी झूठी थाली में रख लिया। तदुपरांत एक लोटा पानी लेकर खाने बैठ गई। उसने पहला ग्रास मुंह में रखा और तब न मालूम कहाँ से उसकी आंखों से टप टप आंसू चूने लगे। सारा घर मक्खियों से भन भन कर रहा था। आंगन की अलगनी पर एक गंदी साड़ी टंगी थी जिसमें कई पैबंद लगे हुए थे। दोनों बड़े लड़कों का कहीं पता नहीं था। बाहर की कोठरी में मुंशी जी औंधे मुंह होकर निश्चिंता के साथ सो रहे थे, जैसे 1.5 महीने पूर्व मकान किराया नियंत्रण विभाग की क्लर्की से उनकी छटनी न हुई हो और शाम को उनको काम की तलाश में कहीं जाना न हो। यानी कि पहले इनका परिवार ठीक तरीके से रह रहा था, परंतु अब मुंशी जी की नौकरी चली गई है छटनी होने के कारण, और इस वजह से इस परिवार की इतनी दुर्दशा हो गई है। ये एक मध्यम वर्गीय परिवार है। एक मध्यम वर्गीय परिवार किस तरीके से आर्थिक स्थिति से जूझता है। मध्यम वर्गीय परिवार जब सामने आया, लघु परिवार सामने आया, छोटे परिवार सामने आए, तो साथ में इस तरह की दिक्कतें भी आईं। जहाँ बड़े परिवार जो थे वहाँ पर अगर किसी एक की नौकरी चली गई तो बाकियों का कुछ सहारा हो जाता है। लेकिन 1950-60 के दशक में ये कॉन्सेप्ट आने लगा कि भाई छोटे परिवार हैं, बच्चे जो थे माँ बाप से अलग रहने लगे, अपने बच्चों के साथ छोटे छोटे परिवार बनने लगे। वहाँ इस तरह की दिक्कतें भी सामने आने लगी। किसी एक की नौकरी चली गई है या पिता की नौकरी चली गई है, पूरा परिवार उन पे आश्रित था, अब उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है। ये चीज़ें इस दशक में बहुत अधिक देखने को मिली, जिसे अमरकांत आपको दिखा रहे हैं। अब इस पाठ के यहाँ कुछ प्रश्न उत्तर दिए जा रहे हैं, इन्हें देख लीजिए। इनके उत्तर लिखने का प्रयत्न करेंगे आप सभी, ठीक है। धन्यवाद।